आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं संजीव आप सबों का स्वागत करता हूं गुरु क्लासेस ई लर्निंग पे। आज जो हमारी क्लास है वो आपका जो एग्जाम हुआ है 20 दिसंबर 2021 को, उससे क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जो आपके आगामी एग्जाम्स, जो भी आप सीटेट या टेट या किसी भी स्टेट के टीचर्स जो का तैयारी कर रहे हैं टीचर एग्जाम का, उसके लिए आपको लाभकारी होगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने इस डेट को एग्जाम दिया, अगर आपको आंसर की नहीं मिला है तो वो भी आप मिला सकते हैं। डिस्कशन के साथ हम लोग बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। और जिन लोगों ने अलग अलग डेट में एग्जाम दिया, उसका भी आपका क्लास बनाया हुआ, वीडियो बनाया हुआ आपका जो लिंक में दिया हुआ है, आप डिस्कशन में दे सकते हैं, आई बटन में दे सकते हैं। चलिए तो क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसे देखें आप लोग। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? तो हमें नहीं आया है, इसे हम लोग देखेंगे नहीं क्या है। तो नहीं को जो हम लोग अलग कर देते हैं। तो पहला हमारा है यहाँ पे, पहला क्या है यहाँ पे हमारा कि कक्षा में छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। कक्षा में जो बच्चे के प्रदर्शन, जो भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका एक तुलना करना जो है नेगेटिव होता है। क्योंकि अगर हम दो आदमी में ज़्यादा कंपटीशन करेंगे, ज़्यादा तुलना करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, समस्याएं होती है, इसलिए इसे नेगेटिव कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ये आपका जो है महत्वपूर्ण नहीं है, नेगेटिव लेके चलते हैं। और हमको मतलब यहाँ पे हमको नहीं ही पूछा है, तो 1 नंबर आपका आंसर आ रहा है। फिर भी और भी ऑप्शंस को मैं देख लेना चाहता हूँ। छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने मदद करना, ये बात आपका क्या पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पूछा, इसके लिए यहाँ नेगेटिव हो जाता है। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, यह बात भी आपका क्या है, सही है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पूछा, तो यहाँ के लिए गलत हो जाता है। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, यह बात सही है, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पूछा, इसलिए गलत। इसलिए आपका 1 नंबर सही हो जाता है कि इनमें से कौन सी नीति छात्रों की चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है। तो कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ये हमको सहायता नहीं देती है। तुलना नहीं करना सहायता देती है, और हमें नहीं पूछा, इसलिए 1 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन था, जल्दी से देखें आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ें और मन में आंसर दें, कमेंट में आंसर दें, कॉपी में आंसर, जहां पे भी आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग इसका डिस्कस भी करेंगे। कुछ सेकंड्स आपको मिलेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। पूरा हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास से किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत है ना, गामक विकास पर होता है, नैतिक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर, भाषा विकास पर। देखिए शीर्षगामी जो सिद्धांत होता है वो मतलब सिर से पैर के, शीर्षाभिमुख होता है। तो आपको पता है कि जो विकास का जो सिद्धांत होता है बच्चों का, जो डेवलपमेंट थ्योरी में है, दिशा का सिद्धांत सब जो होता है, उसमें क्या होता है, एक विकास बच्चे का सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है। मैंने बहुत बार आपको लोगों को बताया है, अलग अलग क्लास भी है, आप लोग जाके जरूर देखें क्लास जो आपके चैनल पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो आपका नैतिक विकास से संबंधित नहीं है, ये ना ही संज्ञानात्मक विकास से संबंधित आपका है, और ना ही भाषा विकास से। ये है आपके गामक विकास, मतलब मोटर स्किल्स जिसे कहते हैं, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 2 का 1 के साथ हम लोग चलेंगे, है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन था, अच्छा से आप लोग देख लें, इस क्वेश्चन को पढ़ें, कंप्लीट स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और आप लोग समझें, आंसर मन में सोचें, आंसर करने की कोशिश करें। चलिए पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ताकि आप जिस भी टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अब क्वेश्चन जो है आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप रटने वाला प्रवृत्ति खत्म हो चुका है। इसलिए हम लोग इस तरह समझेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो, है ना। बीच में आप सब बताते जाएंगे आपको। चलिए, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रोत्साहित करना मतलब प्रमोट करना चाहिए, किस तरह के लक्ष्य बच्चे निर्धारित करें, इस बात के लिए। ठीक है, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, बच्चे असफलता को स्वीकार करें, यह बात सही है, लेकिन हम लक्ष्य ही असफलता को स्वीकार करने वाला नहीं निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, असफल हो जाए तो उसके लिए चिंता नहीं करना, ये हम कर सकते हैं। तो शुरू में ही अगर हम असफलता का स्वीकार करने वाला लक्ष्य नहीं कर सकते हैं, तो ये इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव मानेंगे। आत्म पराजित लक्ष्य, आत्म मतलब अपने आप को पराजित कर देना, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं, हमको तो जीत करना है ना, हमको आगे बढ़ना है, इस तरह का लक्ष्य हमें जरूरी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इसलिए ये भी आपका नेगेटिव हो रहा है। तीसरा, प्रवीणता अभिमुखी है लक्ष्य, मतलब कि क्या हो, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य का मतलब क्या हो, बच्चे प्रवीण हो, जो भी अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, किस चीज का लक्ष्य कर रहे हैं, जैसे पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का, तो उसमें आप प्रवीण हो, मतलब कुशल हो, अधिक से अधिक डेवलप करें, ठीक है ना, सीख पाएं,
तो इसलिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य मतलब पॉजिटिव है यहाँ पे। और असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता से आप कैसे बचें इसका लक्ष्य, तो ये भी उतना नहीं। असफलता और सफलता दोनों तो होता ही रहता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं, आपको बस वो काम करना, प्रवीण होने का कोशिश करना है, इसलिए आपका यहाँ पे 3 नंबर हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे जो आपके सामने में ये रहा। इसे देखें आप लोग, चलिए बहुत अच्छा। तो इसको देखते हैं। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है हम लोगों को। ठीक है, आपके यहाँ अग्रवर्ती आयोजक कह रहा है, ये नहीं होगा आपका। स्मृति सहायक मतलब मेमोरी में सहायक, ऐसा भी नहीं होता है। उसके बाद हमको क्या कह रहा है, खंड की भी बात नहीं हो रही। और यहाँ संकल्पना मानचित्र, देखिए एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित करना है, आपको एडजस्ट करना है था निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों। आलेख मतलब क्या हो, बनाना उनाना और कुछ डिटेलिंग करने की बात हो रही है, तो यहाँ मतलब संकल्पना मानचित्र की बात हो रही है, इसलिए आपका 4 नंबर हुआ है इसका। ठीक है, तो 4 का क्या होगा, 4 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, अच्छा से समझें। देखते हैं से हम लोग, कह रहा जेंडर रूढ़िबद्धता, जो आपका जो अलग अलग लड़का लड़की में भेदभाव, ये सब जो रूढ़िबद्धता है हमारे समाज में, उसके बारे में क्वेश्चन है। बहुत ही रूढ़िबद्धता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो हम लोगों को 3 विधि उचित है, एक विधि उचित नहीं है, मतलब वो नहीं करना चाहिए, ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। नहीं है यहाँ, इस चीज को हमको ध्यान देना है। ठीक है ना, नहीं के बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना ये पॉजिटिव बात है, लेकिन हमको चुनना नेगेटिव, इसलिए यहाँ के लिए गलत हो जाता है। ये जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ये बात भी पॉजिटिव है, तो यहाँ के लिए गलत कहेगा, हमको नेगेटिव चुनना है। इस तरह से हम क्वेश्चन को क्लासिफिकेशन करेंगे ऑप्शंस को, ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। ठीक है, अब फिर कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने के लिए व्यवस्था करना, लड़का अलग बैठेंगे लड़की अलग, ऐसा सीट एडजस्ट करना नहीं। हमको बैठाने का जो प्रवृत्ति वो लचीला होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए, ताकि सबको अधिक से अधिक लाभ हो। तो यहाँ पे अगर हम लड़का लड़की को अलग अलग बैठाएंगे मतलब भेदभाव हम कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हमको क्या होता है, नहीं करना। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा उचित विधि नहीं है, तो ये उचित विधि नहीं है, हमारा आंसर इसलिए 3 हो जाता है। ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे। गैर परंपरावादी मतलब जो चला आ रहा है, लड़का जो है कि मोटरसाइकिल चलाएगा, नया नया घूमेगा, बाहर से सब्जी लाएगा, लड़की जो घर में ही खाना बनाएगी, ये परंपरावादी था। गैर परंपरावादी मतलब उल्टा, मतलब लड़कियां भी बाहर जा सकती है ना, स्कूटी चला सकती है, सामान खरीद सकती है, मतलब लड़के कम लड़कियां कम लड़के करेंगे, इस तरह का प्रवृत्ति जो होता है गैर परंपरावादी काम आता है। तो 4 नंबर पॉजिटिव है, लेकिन हमको यहाँ चुनना है नेगेटिव, इसलिए 4 नंबर भी यहाँ पे क्या गलत हो जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो आपके सामने ये रहा, आप लोग इसे देखें समझें, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। चलिए बहुत अच्छा। तो यहां पे कह रहा है हमको क्या, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टि कौन सी नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? जो जीन पियाजे हैं उसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं, ये बात हमको कहा जा रहा है। तो आपको पता है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उससे पहले उन्होंने कुछ 5-10 कुछ वर्ड्स दिए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है ना, जैसे कि स्कीम्स हो गया, स्कीमा हो गया, आत्मसात क्रम हो गया, है ना, ये सब संगठन हो गया, तो बहुत सा चीज है वो आपके क्लास में दिया गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियोज देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उस पर अच्छा डिटेल चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे हमको देखना है क्या है, बच्चे क्या हो कि अगर जैसे कोई समस्या आती है, नई परिस्थिति में कोई समस्या है, सूचना को मौजूदा ज्ञान में शामिल करने क्या कहते हैं। मतलब जो आपको सूचना है, नई सूचना को, जैसे आपको कोई समस्या को सॉल्व करना है, तो आप नहीं जानने सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व जब किए किसी के हेल्प से या किसी के द्वारा भी, तो जब सॉल्व कर लिए और नया चीज को दिमाग लगा के सॉल्व किए, तो ये चीज को नया इन्फॉर्मेशन को लाने का प्रवृत्ति को क्या कहते हैं हम लोग, उसमें क्या कहते हैं हम लोग, उसे समायोजन कहते हैं। और आत्मसातकरण क्या होता है, जो पहले आपका इन्फॉर्मेशन है कि ये चीज ऐसे बनेगा या ये प्रॉब्लम से सॉल्व होगा, उसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो आत्मसातकरण होता है। समायोजन क्या होता है, उसमें कुछ परिवर्तन कर देना, थोड़ा सा क्या हो बदलाव करना, वो समायोजन होता है।
असामाजिकरण तो सोशलाइजेशन होता है समाज का, और संगठन संगठन तो समझ कि संगठन करना, तो यहाँ संगठन की बात हो नहीं रही, इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का 2 नंबर हो जाएगा समायोजन करना। मतलब कि जो भी नया समस्या या नई परिस्थिति है उसमें पुरानी समस्या जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था उसमें थोड़ा सा बदलाव करके हम उस चीज को सॉल्व किए, तो वो हम क्या किए समायोजन कर दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये आपके सामने रहा, ये कूट वाला क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको मैं आज ये बता रहा हूं बनाने का बहुत अच्छा तरीका, किस तरह से आसानी से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी। मतलब कि सृजनात्मकता में सहायक होगी तो कैसे बच्चे क्रिएटिविटी हो, क्रिएट कर सके, कुछ नया चीज बना सके, इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ई वाला क्वेश्चन में क्या होता है, जो 4 ऑप्शन है इसमें देखना है कौन कौन सही है कौन गलत, उसमें आपको क्रॉस कर देना है। और यहाँ पे जो ये ऑप्शंस हैं इसमें से आपका 2-4 सही है, 3-4 सही, इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो पहले इसको हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तब उसके बाद यहाँ पे चलेंगे ऑप्शंस पे बनाने के लिए। ओके, तो तरीका यही है इसको बनाने का। कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, मतलब जो बच्चे कल्पनाशील कर रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन कर रहे हैं उसके आंसर देने में, तो इससे क्या करना, स्वीकार करना शिक्षकों को। ये बात क्या है, पॉजिटिव है, तब बच्चे सृजन कर पाएंगे। दूसरा है विचार मंथन पर बल देना, मतलब कि बच्चे कोई चीज पे विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, अधिक से अधिक सोच रहे हैं, तो ये बात भी पॉजिटिव है, तो ये भी 2 होता है। अभिसारी चिंतन पर बल देना, देखिए अभिसारी चिंतन जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इस पे बल देना नहीं चाहिए। क्यों कि आप सारी चिंतन पे बल देंगे चलेगा, लेकिन अभिसारी चिंतन क्या होता है कि एक ही तरह के आंसर आना या एक ही तरह के बना बनाया आंसर जो है, उस टाइप का चिंतन को कहते हैं अभिसारी चिंतन। उसको कहते हैं क्या, हम तो क्लोज इंडेड क्वेश्चंस या क्लोज इंडेड थिंकिंग कहते हैं। तो इसलिए अभिसारी चिंतन क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे अगर अपसारी रहता तो हो जाता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ये और एक और बात बता देते हैं, जो आपका अपसारी चिंतन होता है, जो आपका अपसारी चिंतन होता है उसे हम लोग सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। तो इस कारण से भी ये गलत हो गया, यहाँ हम अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन होता नहीं है। ठीक है, और असहमति के प्रति सहनशीलता, कि असहमति अगर कोई कर रहा है उसके प्रति सहनशीलता लाना, ये बात भी कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये गलत है। बस आपका 1 और 2 सही हो रहा है, और 1 और 2 किस में सही है, 4 नंबर में, कि 1 और 2 सही, इसलिए हमारा 7 का क्या हो जाएगा, 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कूट वाला क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए आगे से आपका इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 8 नंबर आपके सामने आ चुका है, आप लोग इसे देखें। यहां पे कहा निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। समावेश का नियम मतलब इंक्लूजन का नियम है, ये पूछा जा रहा है हमको। ठीक है, कि पृथक्करण और नामांकित करना, पृथक्करण और नामांकित करना, ये नहीं, पृथक्करण नामित करेंगे तो ये मतलब अलग करने की बात हो रही है, तो ये गलत होता है। समावेशन में हमको सबको एक साथ पढ़ाना है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंस है बच्चों में उसे स्वीकार करना है टीचर को, तो ये समावेशन का एक नियम है, रूल्स है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो रहा है। मानकीकृत अनुदेश, मतलब जो स्टैंडर्ड अनुदेश है, जो इंस्ट्रक्शन, उसे ही मानना, ये क्या है, गलत है। विभेदन मतलब भेदभाव करना, ये भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 का 2 नंबर हो जाएगा। समावेशन में हमेशा क्या है, सबको मिला जुला के और जो विभिन्नता है उसे क्या करना, एक्सेप्ट करना है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 2, है ना। चलिए तो आ गए हम अगले क्वेश्चन पे, देखें इसे आप लोग, और आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इसे इसका आंसर देने का कोशिश करें। कमेंट कर सकते हैं आप लोग, कॉपी में लिख सकते हैं, रजिस्टर में लिख सकते हैं, या मन में सोच सकते हैं, मैं उसको फिर डिटेलिंग करूंगा। या आपने अगर एग्जाम दिया था, आपका आंसर जो रेस्पॉन्स शीट है उससे भी आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। यहां पे कहना क्या, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा जो परिवार होता है किसी बच्चे का, वो उसका प्रथम पाठशाला होता है, वहां से उसका सभी गुण सीखता है, चाहे वो भाषा विकास हो, सामाजिक विकास हो, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सब तरह का डेवलपमेंट घर से शुरू होता है बच्चे का। तो वो क्या होता है, प्रथम पाठशाला होता है, प्रारंभिक सब कुछ वहां पे शुरू होता है। तो हमको यहाँ पूछा था कि क्या कहलाती है, तो सक्रिय सामाजिकरण कहलाती है। तो सक्रिय सामाजिकरण कहलाती है, लेकिन सक्रिय सामाजिकरण सिर्फ परिवार में नहीं होता है, बाहर में भी, विद्यालय में भी होता है, आस पड़ोस में भी होता है, तो ये हम इसको नहीं ले सकते हैं, कम महत्वपूर्ण है, 9 नंबर का 1। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, प्रारंभिक सामाजिकरण ये कह सकते हैं, क्योंकि जो सामाजिक जो सोशलाइजेशन होता है उसका घर से शुरू होता है, इसलिए इसे प्रारंभिक सामाजिकरण में रख सकते हैं। ये 2 नंबर बहुत पॉजिटिव आ रहा है। प्रच्छन्न अव्यकृत सामाजिकरण ये नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रच्छन्न अव्यकृत सामाजिकरण नहीं होता है। फिर क्या, द्वितीय सामाजिकरण, द्वितीय सामाजिकरण भी नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 का 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का 2 पे क्या हो गया, बेटर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने रहा, देखें इसे आप लोग।
एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूलों में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए या घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब देखने में उसे दिक्कत होती है, मतलब तो देखने में समस्या है बच्चे को, तो उसको क्या करना चाहिए। आपको पता समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सबको एक साथ पढ़ाने की बात हो रही है, तो समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में जाना चाहिए जो जहाँ पे समावेशी शिक्षा का पालन हो। तो 3 नंबर आपका पॉजिटिव है और सब यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का क्या हो गया 3 हो गया। चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसे आप लोग देखें। और जो आप लोग अगर इस चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले, सब कुछ नोटिफिकेशन मिले। चलिए देखें इसे, आप लोग देख लिए हैं, देखते हैं इसे। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने पर सजा देनी चाहिए। सजा देनी चाहिए कि नहीं, सजा नहीं, प्रश्न पूछने बच्चा अधिक सीखता है, तो ये नेगेटिव बात है कि हमको ये नहीं करना है। दूसरा कह रहा है हमें क्या के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम सही बात। बच्चे अगर प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में हम उसे बताएंगे, वो अधिक से अधिक सीखेंगे, और जब बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो मतलब बच्चे सीख रहे हैं, इस चीज को हम जान पाएंगे एज ए टीचर। तो हमारा क्या होगा 2 नंबर पॉजिटिव है। कि भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, मतलब प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। प्रश्न पूछने जब तक नहीं पूछेंगे तो वो कैसे सीख पाएंगे, तो गलत हो गया ये। फिर के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाए। तो 11 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो आपके सामने आ चुका लॉरेंस कोहलबर्ग जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको जीन पियाजे कोहलबर्ग और वैगोस्की है ना, बेंडूरा, ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। आप जरूर इसे पढ़ें और आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी है, आप उसे देखें, सीखें, समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं हम लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है। नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर, जो नैतिक चिंतन तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होती है। तो देखिए यहां आपको पता है जो कोहलबर्ग जी हैं 3 भागों में उन्होंने बांटे थे, जो आपका जो उन्होंने नैतिक विकास को, एक था पूर्व परंपरागत चरण, परंपरागत चरण और उत्तर परंपरागत चरण। दूरस्थ परंपरागत ये था ही नहीं, ऐसे दे दिया आपको फंसाने के लिए। तो पूर्व परंपरागत में क्या होता था कि जैसे कि दंड या पुरस्कार के लिए वो बच्चा नियम का पालन करता है, ठीक है ना, दंड मिल जाएगा, उसके लिए माता पिता को प्रणाम करना, कोई आया तो उसको रेस्पेक्ट करना, या फिर पुरस्कार पाने के लिए। तो पूर्व परंपरागत। अब जो परंपरागत था इसमें सामाजिक नियम शुरू हो जाता है कि समाज में कैसे चलना नहीं चलना, वो सब चीज हो जाता है। और उत्तर परंपरागत उससे लेवल बढ़ जाता है, कानूनी नियम, समाज में चोरी तरी कैसे होता है, कानून सजा कैसे मिलता है, ये सब चीज होता है। तो हमारा परंपरागत चरण यहाँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पूछा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा परंपरागत चरण हो जाएगा। पारंपरिक जो यहाँ पारंपरिक चरण है ये 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को समझना है, ये 3 जो है आपको कोहलबर्ग ने दिया है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, इसे आप लोग देखें। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है। जो भाषा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट से संवेदनशील अवस्था कौन है, जिसमें अधिक दिक्कत होता है, समस्याएं होती है, सीखने में परेशानी होता है। तो प्रारंभिक अवस्था बच्चा क्या होता है, सिर्फ सुनता है, बोल नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता है। तो जो 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के, वो उसमें से सिंपली 1 स्किल्स किसी तरह से करता है या 2 किसी तरह से बड़बड़ाता है। तो यहाँ पे समस्याएं ज्यादा हो, संवेदनशील होगा ये, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा पॉजिटिव। जन्म पूर्व का समय, तो जन्म पूर्व का समय से जन्मपूर्व समय में भाषा वाला कोई बात ही नहीं, जन्मपूर्व के समय में कोई भी डेवलपमेंट खाई शारीरिक डेवलपमेंट, तो ये बात हम कोई उचित ही नहीं होता है, इसलिए हमारा 2 नंबर नहीं होगा। युवा अवस्था में ये सब होता है, जन्मपूर्व अवस्था, जन्म के पूर्व समय भाषा विकास या कोई भी विकास अपना कहाँ शारीरिक विकास सिर्फ होता है, तो इसमें हमको नहीं, हमको क्या करना है, सबसे संवेदनशील क्या होगा प्रारंभिक अवस्था होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर पे, इसे देखें आप लोग। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है।
अपने से वो अधिगम को स्वनिर्देशित करे, किस तरह से करना है नहीं करना, ये सब चीज़ बच्चे को छोड़ें और बच्चे का अधिक से डेवलपमेंट हो। ये किस मेथड के अंतर्गत आता है ये पूछा जा रहा है, किस अधिगम के अंतर्गत आता है। तो अन्वेषित अधिगम, देखिए अन्वेषित अधिगम का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेशन, या जिसको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपका जो ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ना, ये भी इसी का दूसरा नाम है, ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो उसका जो अधिगम होता है वो अपने से चलाते हैं, स्वनिर्देशित करते हैं, अपने से सोचते हैं, कुछ करते हैं। तो अन्वेषित अधिगम में ऐसा होता है। निर्देशात्मक मतलब शिक्षक निर्देश देते हैं, ये नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा मतलब कि कंपटीशन की बहुत ज़्यादा भावना, ये भी आपका नहीं होगा। और यंत्रवत मतलब कि जो यंत्र का प्रयोग करना, ये नहीं। सबसे एक होता है जिसमें बच्चे अपने से ह्यूरिस्टिक मेथड कहें या अन्वेषित अधिगम कहें, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए 14 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगले क्वेश्चंस पे, इसे देखें आप लोग। स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे सीटेट या और सब एग्जाम में इस तरह से देते हैं ताकि बच्चे फंस जाएं। तो आप लोग इसे देखें और आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा नहीं आ रहा वो लोग आप लोग जरूर कमेंट करें, मिलाने के बाद कितना आया नहीं आया, ताकि हमको पता चले कि आप लोग किस तैयारी हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, उसमें हम और इम्प्रूव करेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, आप लोग सीख सकें और अच्छे शिक्षक बने। तो देखते हैं इसे हम लोग। यहाँ पे कहना क्या, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। तो लकड़ी का जो ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग जो लकड़ी के ब्लॉक्स होते हैं ना, उसे वो फिता उता की सहायता से वो माप भेज लेती है। ठीक है ना, इस तरह का फिता उता होता है ना, नाप भेज देती है। और उसे हाल ही में WS स्कीम जो होता है के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की समान सामना करने में असमर्थ। तो गणित में जो है ना, जो पढ़ने में समस्या हो रही है, इस स्थिति में एक अध्यापक एज ए टीचर आप क्या कीजिएगा बच्चों के लिए। तो इस तरह क्वेश्चन आप अपने पे लीजिए कि आप कैसे बच्चे को इम्प्रूव करेंगे, तो आपको बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा ना। आप एज ए टीचर भी समझिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एज ए स्टूडेंट भी समझिए क्या समस्या होगा, तो बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजी जो मैं बीच बीच में बताऊंगा आपको, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से बना सकें, किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे आपको। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, तो जो पारो की बात हो रही है ना, ये देवदास का पारो नहीं है, तो ये पारो नॉर्मल बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या करना, पारो को कहना है चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। जैसे ये बात कहेंगे बच्चा और भी पढ़ना नहीं छोड़ देगा और लकड़ी की दुकान में ही रह जाएगा, तो ऐसा बात हमको नहीं करना है। पारो की परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। पारो की परीक्षाएं लें कि वो किस तरह से परीक्षा दे और वो कुछ दोहराव हो, उसे रिपीटिशन करें, तो ये करें। तो ये भी उतना पॉजिटिव नहीं है। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। मतलब कि बच्चे जो पारो हैं वो नहीं सीख पा रहे, गणित में जो दिक्कत है उसके लिए अलग अलग टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे, अलग अलग कुछ क्राफ्ट्स का प्रयोग करेंगे, चित्र का प्रयोग करेंगे, ताकि वो अधिक से अधिक समझ पाए। और साथ साथ जो उन्होंने जो लकड़ी के दुकान में सीखे हैं पिताजी के साथ, उस चीज को कोरिलेट करके पढ़ाई से, ताकि उसको अधिक से अधिक समझ में आएगा। और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेश करेंगे, ताकि बच्चे को जो भी अधिगम हम दें, बच्चे को जो अधिगम मैं दे रहा हूं, तो वो अधिगम उसे काम के दैनिक जीवन में है ना। तो दैनिक जीवन में जो भी चीज वो सीखता है, उस चीज को भी अगर अधिगम से जोड़ेंगे तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। तो ये हमारा है ना, क्या होगा, 3 हो जाएगा। और 3 नंबर बहुत अच्छा है आपका। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना, ये बात नहीं करना है। बच्चा कुछ ना कुछ बाहर में भी सीखता है ना। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों अधिगम होता है, आप लोग को पता है। औपचारिक अधिगम ऐसा अधिगम जो क्या होता है, विद्यालय जो क्लासरूम में होता है, और अनौपचारिक अधिगम ऐसा अधिगम जो क्या होता है, क्लासरूम के बाहर होता है। तो बच्चे दोनों करते हैं, इसलिए 4 नंबर गलत हो गया। तो हमारा 15 क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ। इस तरह से हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे क्वेश्चन को डिस्कशन करने के साथ साथ। चलिए आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसे आप लोग। यहां पे कह रहा है कौन सा कथन लेव वैगोसी के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है, सही मायने में दर्शाता। तो लेव वैगोस्की जो है उन्होंने ZPD दिया है ना, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है, साथ ही साथ स्कैफोल्डिंग दिया है, पार जिसे कहते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है। तो अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया, ऐसी बात उन्होंने नहीं कहा है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, सही बात है कि उसका सिद्धांत का भी नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, और वो समाज और भाषा को लेकर के अपने डेवलपमेंट को बच्चे के बारे में बताएं। इसलिए 2 नंबर डायरेक्ट परफेक्ट होता है। अधिगम उत्पत्ति मूलक है, नहीं है। अधिगम एक अक्रमक प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है, ये नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 का 2 नंबर आपका डायरेक्ट परफेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए
आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसे आप लोग देखें। बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा, तो किस तरह से बच्चे अधिक अधिगम करते हैं इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जो पुनरावृत्त जो यंत्रवत अभ्यास उसके द्वारा अधिक से अधिगम कर पाते हैं। व्याख्यान और प्रत्यक्षण अनुदेशन द्वारा सीख पाते हैं, जो व्याख्यान लेक्चर मेथड कर, तो लेक्चर मेथड आपको पता है और मनोवैज्ञानिक है, तो लेक्चर मेथड तो कभी होगा नहीं। और प्रत्यक्ष से थोड़ा सा सीखेंगे, ये व्याख्या करना ये उतना बढ़िया नहीं हो रहा है यहाँ के लिए। जब वे कार्य और क्रियाकलाप में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, बच्चे सबसे अधिक कब सीखते हैं? जब कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, एक्टिव रोल प्ले करते हैं, तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं, सबसे बेटर। इसलिए क्या होगा? 3 नंबर होगा। कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों का पर उपयुक्त इनाम दिया, नहीं, इनाम देने से बच्चे सीख जाए ऐसा कोई बात नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। तो 17 का क्या हो गया? 3 हो गया। चलिए, जिन लोगों ने सोचा है मन में या फिर कॉपी में लिखे, कमेंट किए, या फिर आप लोगों ने एग्जाम में बना गया है, उनका क्या है? सही है ना। चलिए आगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे, इसे आप लोग देखें, समझें, और फिर इसको मैं डिटेल में कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपको एक बार समझ में इस तरह क्वेश्चन आ गया तो किसी भी तरह के एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको क्वेश्चन बनेगा। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ना, कौन सा डेवलपमेंट जो है थ्योरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है, उसके बारे में कह रहा है आपको। तो विकास अनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। सही बात है, ये बात क्या है? पॉजिटिव है। हमको पूछा नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है तो हमको यहाँ पे के लिए क्या है? गलत हो गया। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये अभी इस क्वेश्चन के लिए ये गलत है। विकास एक धारिया और एकाक आयामी होता नहीं, विकास एक धारिया नहीं होता है। विकास का धारा का भी स्पीड घटता बढ़ता भी है, चक्रीय भी होता है डेवलपमेंट। इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और हम नहीं पूछा है इसलिए 2 नंबर सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यह बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा इसलिए गलत हो गया। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर, अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बताया, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ के लिए क्या है? गलत, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं पूछा है। इसलिए हमारा क्या होगा? 18 नंबर का 2 आंसर हो गया। विकास एक धारिया और एक आयामी होता है, ये बात क्या है? गलत है। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं 19 नंबर, इसे देखें, आप लोग समझें, मन में आंसर करें, कमेंट करें, ठीक है। देखते हैं से, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? सामाजिक संरचनात्मक कक्षा मतलब क्या होगा? सोशल स्ट्रक्चरल जो क्लासरूम है उसमें कैसे आकलन कीजिए, कैसे आप इवेल्युएशन कीजिएगा, मूल्यांकन कीजिएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है, तो ऑप्शन को देखते हैं। मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा नहीं, स्मरण पर आधारित परीक्षा नहीं लेना है हमें, उसे स्मरण मेमोरी खाली रट के बच्चा है, ऐसा टेस्ट लेने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ होगा क्या? बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं टीचर का, वो रट जाते हैं बुक अलग अलग क्वेश्चंस को, एमसीक्यू कर जाते हैं, उससे नहीं निकलेगा। आपका कॉन्सेप्ट को डेवलप करने से निकलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूं उसे समझिए, तब आपको देखिए कितना आसान लगेगा क्वेश्चन बनाना। मानक परीक्षण, स्टैंडर्ड आपका परीक्षण करेंगे, ऐसी भी बात नहीं होती है, ठीक है। सहयोग प्रायोजित कार्य करने से होगा कि जो सामाजिक संरचनात्मक अधिगम है, मतलब बच्चे एक दूसरे से मिलजुल कर पढ़ रहे हैं, सब में सहानुभूति की मात्रा है, बच्चे एक दूसरे पीर ग्रुप में मिलकर पढ़ रहे हैं, तो सहयोग प्रायोजित कार्य करेंगे और उस तरह से हम क्या करेंगे? उसका आकलन करेंगे तो अधिक से अधिक लाभ होगा हमें, इसलिए 3 नंबर बेटर है। एक शब्दोत्तर वाले प्रश्न, ये तो पूरा गलत ही है, तो इसलिए 19 से क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस पे हम लोग आ गए हैं, इसे आप लोग देखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो आपका जो एनईपी 2020 किस पर बल देती है, ये पूछा जा रहा है। वेधन और अभ्यास पर, मतलब ड्रिल एंड प्रैक्टिस पर बल देती है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन को हमको देखना पड़ेगा। ओके, स्मरण आधारित शिक्षा नहीं, ये नहीं होगा। परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना, सीखने के लिए पढ़ना है ना। और संप्रत्ययी समझ, देखिए कॉन्सेप्चुअल जो आपका अंडरस्टैंडिंग होता है, इसके लिए बल देना है। ये बात सही है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट डेवलप हो, क्लियर हो, समझ पाए, अधिक से अधिक लॉजिकल थिंकिंग कर सके, इसलिए 4 नंबर बेटर है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, जो कि एनईपी 2020 में बल देती है इस बात पे, ठीक है। चलिए आ गए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, इसे देखें आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है, आंतरिक प्रेरणा को दर्शा रहा उसे हमको चुनने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है, क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका को प्रशंसा पाना चाहती है। नहीं, ये बाह्य देखिए, आंतरिक प्रेरणा, तो प्रेरणा मतलब मोटिवेशन हो गया, अब अभी प्रेरणा हो गया, आंतरिक मतलब इनर मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन। तो ये सब आउटर मोटिवेशन है। इनर मोटिवेशन होता है कुछ अलग होता है जो हम अंदर से आता है। ठीक है, तो ये बाह्य मोटिवेशन है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है, क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि वो परियोजना जो प्रोजेक्ट मिल रहा है वो करने के तलाश करने के साथ साथ वो बहुत सा कुछ खोज रहा है और सीख रहा है, क्योंकि उससे रुचि है, इंटरेस्ट है, मतलब वो आंतरिक रूप से मोटिवेट है। इंटरेस्ट होना मतलब आंतरिक रूप से मोटिवेट, किसी चीज में आपको इंटरेस्ट है मतलब आप अंदर से उसके लिए मोटिवेट है। और किसी को दिखाया, देखिए जैसे आपको कोई चीज में रुचि है, सपोज आपको क्या होता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपको किसी कहने का जरूरत नहीं है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप ऑटोमेटिक पढ़िएगा। लेकिन किसी को जबरदस्ती कहिएगा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन उसमें जब तक नहीं होगा आंतरिक, वो नहीं पढ़ेगा, थोड़ा देर पढ़ेगा, मन नहीं लेगा उसको, ठीक है, मोबाइल चलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंतरिक मोटिवेशन, इसलिए 2 नंबर पॉजिटिव है। तीसरा कहना, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने की बात है। तो ये घड़ी दिलाना, पुरस्कार देना, ये सब क्या बाह्य मोटिवेशन है। दंड देना बाह्य मोटिवेशन का रहता है। ठीक है, इसलिए ये बात भी क्या है, गलत हो जाएगा। रूमी अपने गृह कार्य पूरा कर रहा है, क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। तो ये बात भी क्या, बाह्य मोटिवेशन हो गया। इसलिए हमारा आंतरिक मोटिवेशन क्या हो गया, आंतरिक प्रेरणा क्या हो गया, 2 नंबर हो रहा। तो 21 का 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और आप लोग भी आंतरिक मोटिवेशन को जगाइए किसी भी चीज का तैयारी करने के लिए, तब देखिए कैसे आपका रिजल्ट होता है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसकी मैं आपको पूरा गारंटी देता हूं। कोई भी काम करने के लिए अंदर से मोटिवेशन लाइए, ये बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसे देखते हैं हम लोग। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है। ध्वनि, लय है ना, और शब्दों के अर्थ के प्रति, तो भाषिक, तो देखिए ये सब जो बुद्धि है कैसा, भाषिक बुद्धि होगा, है ना, स्थानिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि और अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक, ये सब आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही शब्द हो गया, ध्वनि हो गया, लय, तो ये भाषिक बुद्धि, मतलब भाषा से संबंधित, कैसे बोलना, कैसे लिखना, कैसे शब्द जानना है, तो ये सब क्या होगा, भाषिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने आ गया है ये कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का भी ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लगे हैं, तो 1-2 ताकि टाइम टेकन हो, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है क्या, ये दोनों कथन को पढ़ेंगे हम लोग, कथन ए और कारण आर को, दोनों अगर सही होगा और या आर उसका व्याख्या कर रहा है, कारण है, तो दोनों उस तरह से ऑप्शन को हम लोग सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं। तो कह रहा है विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। ये बात क्या है, सही बात है। ऐसा नहीं कि बस हम जो मतलब क्या कर रहे हैं, बच्चे को किताब पढ़ने के लिए कर रहे हैं, रट लिया, आखिर के सब सुना दिया, वो कोई अधिगम नहीं होता, वो अधिगम अच्छा नहीं। अधिगम ऐसा करवाना है बच्चे क्वेश्चन पूछ सके, आवाज उठा सके, जिज्ञासा शांत कर सके, मतलब जो पढ़े तो उसका जिज्ञासा शांत कर सके शिक्षक, क्रियाशील हो, एक्टिव मूड में पढ़े, वो है ना क्रियाशीलता के रूप से, प्रश्न पूछने के बाद वाद विवाद करे, समूह में कार्य करे, ये सब अधिगम अच्छा होगा इसमें। तो 1 नंबर हमारा सही हो रहा है। ठीक है, अब कारण देखिए, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक होता है, सही बात है। अधिगम जो होता है, लर्निंग जो होता है, वो क्या होता है, एक्टिव मूड में ज्यादा होता है, इसलिए दोनों बात सही है। और ये कारण भी है कि अधिगम अगर क्रियाशील होगा ज्यादा बच्चे सीखेंगे, तो इसलिए दोनों जो ए और आर बी जो है दोनों सही है, और बी ए का व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऐसा ऑप्शन को देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता, तो ये बात क्या है, गलत है। हमको चुनना है ए और आर दोनों सही है, और आर क्या है, सही व्याख्या करता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर में आ रहा है हमारा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस में। आ गए हम लोग इस क्वेश्चन पे, से आप लोग देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? जो सांकेतिक, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसका पूर्वगामी है, मतलब पहले आता है, तब आता है आपका संज्ञानात्मक विकास। देखिए ऐसा बात नहीं। और ये बात किसने कहा है, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत नहीं। देखिए संज्ञानात्मक विकास का जो डेवलपमेंट, जो थ्योरी है इसका, कोग्निटिव डेवलपमेंट, वो जीन पियाजे जी ने दिया है, वैगोस्की ने भी दिया है, लेकिन मुख्य रूप से जीन पियाजे इसमें आते हैं क्योंकि उसने जो दिए हैं वो जो 4 भागों में बांटा है ना, तो वो बहुत फेमस हुआ है और उसका सिद्धांत ज़्यादा फॉलो होता है, इसलिए हमारा जीन पियाजे आ जाएगा आंसर इसका, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत नहीं होगा, न ही वैगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसलिए आपका 24 का क्या हो गया। तो चलिए आगे चले हम लोग, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें इसे हम लोग। यहां पे कह रहा है क्या, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही हैं, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? मतलब रचिता का एक गणित अध्यापिका है, वो क्या कर, बच्चे जो एग्जाम दिए हैं ना, भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण करें, त्रुटि कहाँ पे हुआ, नहीं हुआ, क्यों सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, इस टाइप का वो सोच रही है। तो ये क्यों कर रही है, ये पूछा, उसका उद्देश्य क्या है, रचिता जो शिक्षिका है उसका उद्देश्य क्या है अध्यापिका का, ये पूछा जा रहा है। त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, नहीं, हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे तो बच्चे में ऐसी कोई बात नहीं है, हीन भावना आएगा। फिर कहा त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों को चिंतन को समझने में मदद करते हैं, एकदम सही बात। वो क्या कर रही है, जो छात्र गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, गलती करना सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है ना, तो गलती क्यों कर रहे हैं ये जानना चाह रहे हैं, इससे क्या होगा, उसका समझ पाएंगे और उस तरह से बच्चे को सिखाएगी ताकि बच्चे गलती नहीं करें। तो ये बात क्या होगा, बेटर होगा 3 नंबर, इसलिए हो जाएगा आंसर। और अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड का स्वरूप अधिक प्रश्न देना, ये सब भी बात क्या है, गलत है। तो 25 का क्या होगा, 3 हो गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता होगा, ठीक है ना, आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये है तरीका समझने का, पढ़ने का, ताकि आपका डेवलप हो माइंड। आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, शिक्षक बनना मतलब आपको सभी तरह से डेवलप होना पड़ेगा, माइंड से आपको मैच्योर होना पड़ेगा सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए, बच्चे को डील करने के लिए। ये सब क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं, आप स्कूल जब जाइएगा वहाँ पे बच्चे के सामने इस तरह समस्याएं आपके सामने आएगी, तो उसे आप हैंडल कर पाइएगा, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे तो आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए, एक स्वैर चिंतन आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामाजिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण अनुरूप नहीं है, दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। हमको नेगेटिव वर्ड चुनना है, पॉजिटिव को हटा देना है। बच्चे को कम शोर वाले विशांत वातावरण में योग्यों में कार्य करने की अनुमति देना, ये बात भी क्या है, सही है, कम शांत वाला में कीजिएगा, उससे क्या सुनने में या स्वर का अति है, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा लाभ हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि समान कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, कि जो उसके हेल्प कर सकें बच्चे को, जो स्वर से दिक्कत हो रहा है उसको बोलने में, तो वहाँ पे भी हेल्प करिए, सब बात क्या है, पॉजिटिव है। और बच्चे को विशिष्ट विद्यालय भेजना, ये बात क्या है, नेगेटिव है, और हमको नेगेटिव ही चुनना, देखिए अनुरूप नहीं है, समावेशी इंक्लूसन जो है, इंक्लूसन तो वहाँ पे समावेशन के अंतर्गत नहीं आ रहा है, इसलिए क्या होगा, 3 नंबर आपका आंसर। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, यह बात भी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए हमारा नेगेटिव वर्ड पूछा था जो कि 3 नंबर में, इसलिए हमारा क्या होगा, आंसर 3 नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग आ गए हैं 27 नंबर पे क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। यहां पे कह रहा है क्या हमें, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, देखिए जीन पियाजे ने आपको बता देते हैं 4 सिद्धांत दिया है ना, संवेदी पेशीय अवस्था दिया है, पूर्व संख्यात्मक दिया है, मूर्त संख्यात्मक, अमूर्त संख्यात्मक दिया है।
यह 4 अवस्थाओं में आता है। तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि वो क्या कर रही है, शब्द वस्तुओं को प्रतीक को समझ पा रही है, तर्क करने लगी है, लेकिन क्या हो रहा है, परंतु संरक्षण और कर्मता नहीं कर पाते। तर्क कर रही थोड़ा मोड़ा और वस्तु को देख रही, समझ पा रही है, मतलब क्या है, वो मूर्त संख्यात्मक अवस्था में है, वो तर्क कर रही है, लेकिन कैसी तर्क कर रही है ना, अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन। तो मूर्त चिंतन कर रही है, चीजों को देख के चिंतन कर पा रही है, इसलिए हमारा क्या होगा, 27 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे आप लोग देखें। यहां का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है, मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है ना, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मूल्यांकन क्या हो, सतत एवं व्यापक में सतत चीज किसके बारे में है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग, अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना में उनकी सहायता करना, ये बात सही है कि हम सतत मूल्यांकन करें, मतलब कि जिससे बच्चे का भय डर दूर हो और पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन भी करें और उसे कोई दिक्कत उसे हेल्प भी करें, ये नंबर बेटर है आपका। और भी निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल पैसा लेना, ये बात गलत है। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहान की योग्यता का मापन करना, ये बात भी आपका पॉजिटिव नहीं है, गलत हो रहा है। आगे आता है अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों को उपलब्धि का सतत तुलना करना, ये बात भी गलत है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना नहीं, अंक व ग्रेड देना, ये सब सतत मूल्यांकन नहीं, ये आपका 1 नंबर पॉजिटिव है, तो 1 के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखें से आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जिसको कहते हैं हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ZPD किसने दिया है, लेव वैगोस्की ने दिया है। स्कैफोल्डिंग किसने दिया है, लेव वैगोस्की ने दिया है। भाषा और समाज के बारे में किसने कहा है, लेव वैगोस्की ने कहा। तो तुम आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, इस तरह से मैं बताऊंगा, है ना, ये मुझे पूरा विश्वास है इस बात पे। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे हो गया, संप्रत्यय किससे प्रतिपादन है, किसने किया है, तो लेव वैगोस्की। जैसे ही ZPD आया, स्कैफोल्डिंग आया, सामाजिक विकास का सिद्धांत आया, या फिर प्राइवेट स्पीच आया, भाषा संबंधित डेवलपमेंट आया, वो आपका लेव वैगोस्की हो जाएगा, ठीक है। पार वाला क्वेश्चन आए, ये सब आता है, तो 29 का आपका हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ गए हैं हम लोग इस क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे, इसे क्वेश्चन को देखें आप लोग। इसमें कहना, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है, मतलब क्या, व्यक्तिगत अधिगम मतलब जो पर्सनल जो लर्निंग जो मेथड है उसका उदाहरण है, इस बात हमसे पूछा जा रहा है कि मौखिक दंड का प्रयोग करना। दंड वाला बात तो हमेशा नेगेटिव होता है। एक रूपी मानसिकृत पाठचर्या, एक ही तरह के पाठचर्या नहीं, सबके लिए एक तरह का पाठचर्या नहीं बनाना है, ताकि थोड़ा सा कुछ जैसे तेज भूगोल है या फिर अलग अलग क्लास का अलग अलग पाठ्यक्रम होता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। पाठचर्या, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन करना, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता आयोजन करना। देखिए अगर हमको यहाँ व्यक्तिगत अधिगम को का उदाहरण है, तो अगर हम लगातार अगर हम प्रतियोगिता करें, किस तरह का जो इंडिविजुअल कंपटीशन का करें, तो इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या 3 बेटर आ रहा है। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए बल देना, ये बात भी गलत है, इसलिए हमारा पॉजिटिव क्या हो रहा, 3 नंबर हो रहा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, पूरा डिटेल के साथ मैंने आपको डिस्कस किया है, बताया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और किसका आप लोग डिस्कशन चाहते हैं 20 दिसंबर में, किस सब्जेक्ट का और चाहते हैं वो भी कमेंट करें। किसके साथ, जैसे मैंने आपको आज CDP का किया, इसमें EVS भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, अलग अलग संस्कृत उर्दू सब लैंग्वेज है। तो आपको डिस्कस कर चाहिए आप लोग कमेंट करें, तब उस पर आपको ये क्लास लेके आएंगे हम। और साथ ही साथ आप लोग जो प्रीवियस जो अलग अलग एग्जाम का 6 को 8 को और भी एग्जाम हुए हैं, उसका आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है, उसे आप लोग देखें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा समझ में आया। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।